आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसको देखा है। आज हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग एडुटेरिया के जब एमसीक्यू सीरीज करेंगे तब हम लोग जो भी प्रश्न इससे बच जाता है तो उसको हम वहाँ पे देखेंगे। तो आइए हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। यहाँ से जो पाषाण काल है वहाँ से भी दो प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ भी हम लोग ध्यान रखेंगे और इसको भी याद कर लेंगे कि जो पाषाण काल के 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके जो अवशेष है बिहार के किस-किस क्षेत्र से मिले हैं, तो पूरा पाषाण काल के जो अवशेष हैं आपको बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जो आपके ये अगर हमारा बिहार का मैप हो गया, तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र से हमको आपको जो पूरा पाषाणिक अवशेष है वो मिला है, जहाँ पे आपको पटना, मुंगेर, गया और नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये चारों डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा इसके अवशेष, जहाँ पे आपको पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे कि पूरा पाषाण काल के जो अवशेष हैं बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, गया, मुंगेर, पटना और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे हमारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो मध्य पाषाण युग का अवशेष है वो आपको मुख्यतः मुंगेर जिला से मिला है। तो वहाँ भी हम लोग इसको भी याद रखेंगे कि मध्य पाषाण युग का जो अवशेष है वो मुंगेर जिला से, पूरा पाषाण काल का जो अवशेष है वो बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, मुंगेर, पटना, गया और नालंदा जिले से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग के जो अवशेष हैं वो भारत के चिरांद जो आपको सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और चेचर जो आपको वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ इस 2 जगह से हमको नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जहाँ चिरांद में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वहाँ हड्डी से जो भी उपकरण बना मिला है वो हड्डियों से निर्मित है। तो इसको याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है कि हड्डियों से निर्मित जो उपकरण है वो बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं या कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो चिरांद सारण डिस्ट्रिक्ट के में पड़ता है, वहाँ से हमको प्राप्त हुआ है। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि पूरा पाषाण काल का अवशेष उत्तर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, मुंगेर, पटना, गया, नालंदा, मध्य पाषाण काल का मुंगेर से और नव पाषाण काल का आपको चेचर और चिरांद से प्राप्त हुआ है। ताम्र पाषाणिक युग का जो अवशेष है बिहार से चिरांद, चेचर से तो मिला है। सोनपुर जो बिहार पटना डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है वहाँ से, और मनेर जो पटना में पड़ता है जहाँ पे मनेर शरीफ दरगाह भी है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ताम्रपाषाण युग का चिरांद, चेचर, सोनपुर और मनेर। तो एक क्रम जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस से हम लोग पूरे पाषाण काल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जहाँ पे आपको पूरा पाषाण काल का अवशेष बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, मुंगेर, पटना, गया और नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, मध्य पाषाण काल के अवशेष मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से, नव पाषाण काल के अवशेष सारण जिले के चिरांद से और वैशाली जिले के चेचर से प्राप्त हुए हैं। और ये अगर पूछ देता है कि चिरांद से हमको क्या प्राप्त हुआ है, तो हड्डियों से निर्मित जो अवशेष थे और उसके बने उपकरण थे वो आपको चिरांद से प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण युग के जो अवशेष हैं वो आपको चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर से प्राप्त हुए हैं। यहाँ आपको जो सारण डिस्ट्रिक्ट का चिरांद है जो आपको पाषाण काल के अवशेष वहाँ से सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं, और वहाँ से आपको नवपाषाण काल के युग के भी आपको देखने को मिलेंगे और ताम्रपाषाण युग के भी मिलेंगे। तो यहाँ से आपको ये तो याद रखना ही है कि नवपाषाण युग के अवशेष तो आपको चिरांद और चेचर से मिलते हैं, ताम्रपाषाण युग के चिरांद, चेचर और प्लस में सोनपुर, मनेर से मिलते हैं। लेकिन चिरांद से हमको जो प्राप्त है वो भी याद रखना है। तो चिरांद से हमको 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो हड्डियों से बने उपकरण प्राप्त हैं और उसके बाद आपको ताम्रपाषाण काल के आपको मृतभांड जो हैं वो काले लाल मृतभांड प्राप्त हैं। तो इसको भी याद रखेंगे कि काले लाल मृतभांड हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि काले लाल मृतभांड बिहार के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जो और यह किस युग का था, तो ताम्रपाषाणिक युग का काले लाल मृतभांड का अवशेष आपको चिरांद से प्राप्त हुए हैं। तो चिरांद से आपको 2 चीज़ याद रखना है, हड्डियों से बने निर्मित जो उपकरण थे वो प्राप्त हुए हैं, और काले लाल मृतभांड जो ताम्रपाषाणिक युग के हैं वो भी आपको चिरांद से प्राप्त हुए हैं। अब हम वैदिक काल में आते हैं। जो वैदिक काल में बिहार के क्या हिस्ट्री रहा है उसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक काल का आरंभ जो होता है वह आर्यों के आगमन से होता है। तो बिहार में आर्यों का आगमन 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य होता है। तो ये याद रखेंगे कि बिहार में जब वैदिक काल का शुरुआत आपको 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य होता है, जिस समय आर्य बिहार उनका आगमन होता है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि आर्यों का आगमन, आपको इसके डेट को ध्यान में रखना है।
800 ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें विदेह माधव तथा पुरोहित गौतम राहुगण के सरस्वती नदी के तट से आगे बढ़ते बिहार की सदानीरा नदी के तट पर पहुंचने का विवरण मिलता है। तो यहाँ आपको देखने को मिला कि जो सबसे प्रथम में किसी ग्रंथ में जो बिहार राज्य का चर्चा मिला है वो आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जहाँ आपको इस सारे दृश्य को, जहाँ पे आपको विदेह माधव और पुरोहित गौतम राहुगण के सरस्वती नदी के तट से आगे बढ़ते और बिहार की सदानीरा नदी गंडक नदी को हम लोग बोलते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। वैदिक युग में सदानीरा नदी को गंडक नदी बोला जाता है, गंडक नदी को सदानीरा नदी बोला जाता था। तो इसका विवरण आपको प्रथम में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है, और यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपको बिहार के ही क्षेत्र में 800 ईसा पूर्व के आसपास इसका जो आपको जो रचना होता है वो बिहार के ही एक गंगाधारी क्षेत्र था उस समय, वहाँ पे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो रचना है वहाँ होता है। तो हमको यहाँ से एक प्रश्न याद रखना है केवल कि बिहार का सर्वप्रथम जो चर्चा होता है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं व्रत शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद है वहाँ पे आपको कीकट एवं व्रत शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। तो ये भी याद रखेंगे जो कीकट शब्द था वो आपको बिहार के लिए प्रयोग किया गया था, और व्रत शब्द जो था वो मगध के निवासियों के लिए प्रयोग किया गया था, जहाँ व्रत शब्द का अर्थ पतित होता है। तो ये दोनों शब्द भी याद रखेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि कीकट एवं व्रत शब्द का प्रयोग बिहार के लिए, या कीकट शब्द का प्रयोग बिहार के लिए किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है, तो वो ऋग्वेद था। और कीकट का जो प्रयोग किया गया था वो बिहार के लिए किया गया था, और व्रत जो प्रयोग किया गया था वो मगध के निवासियों के लिए प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ होता है पतित। अब महाजनपद काल में हम देखेंगे, जो महाजनपद काल था ये आपको इसका जो पूरा वर्णन हमको मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, तो इस दोनों में महाजनपद काल का आपको इसका उल्लेख मिलेगा, जिसमें 16 महाजनपद तथा 10 गणराज्यों की जानकारी है। और तो ये भी याद रखेंगे कि सर्वप्रथम महाजनपद काल की जितने भी जानकारी है हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। इसमें जो 16 महाजनपद थे, इसमें 3 जो महाजनपद थे वो बिहार के संदर्भ में था और वो बिहार में थे। तो ये तीनों महाजनपद को याद कर लेंगे हम कि अंग था, मगध था एवं लिच्छवी था। तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। अंग जो था वो वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिला का जो क्षेत्र था उसको उस समय हम लोग अंग महाजनपद बोलते थे। तो ये आपको एक मैप, अगर ये हमारा बिहार का मैप है, अगर ये हमारा बिहार का मैप हो गया तो यहाँ आपको हो गया मुंगेर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ हो गया आपको भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, और इसके आसपास के ये जो क्षेत्र थे ये अंग कहलाता था। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि ये अंग डिस्ट्रिक्ट जो हमारे बिहार के दक्षिण पूर्व का क्षेत्र था उसको बोला जाता था, और वर्तमान में यह मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र है जिसकी राजधानी चंपा है, और आधुनिक इसी चंपा को चंपा नगर बोला जाता है। तो जो आज का चंपा नगर है उस समय का चंपा था, और आज का जो मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र है उस समय अंग महाजनपद हुआ करता था। मगध राज, यह आधुनिक पटना जो हो गया आपको, ये अगर मैप हम इसको अच्छा से ड्रॉ कर देते हैं, अगर ये हमारा मैप हो गया तो ये आपको हो गया गया, ये हो गया आपको पटना, और इसके आसपास के ये जो क्षेत्र थे ये हमारा मगध क्षेत्र कहलाता था, और ये मगध क्षेत्र कहलाता था जिसकी राजधानी राजगृह थी। तो ये भी याद रखेंगे। और यहाँ हो गया हमारा अंग महाजनपद, ये हो गया हमारा मगध महाजनपद, और ये लिच्छवी गणराज जो ये तिरहुत प्रमंडल का क्षेत्र है, और इस तिरहुत प्रमंडल क्षेत्र में ये आपको लिच्छवी गणराज उस समय था। तो लिच्छवी गणराज जो वैशाली मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के क्षेत्र का जो था वह ये हमारा हो गया लिच्छवी गणराज्य था, ये मगध था और ये मुंगेर था। 3 महाजनपद का 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार का यही 3 था। अंग का राजधानी चंपा था, मगध का राजधानी राजगृह था, और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी गणराज्य के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो वह कौन विश्व का यह पहला गणतांत्रिक गणराज्य था। तो यह सर्वप्रथम गणराज्य जो था यह आपको लिच्छवी गणराज्य था। तो यह जो डेमोक्रेसी आज हम लोग बोलते हैं, ये डेमोक्रेसी का शुरुआत आपको यह वैदिक काल के बाद के काल में आपको देखने को मिलता है बिहार में। तो ये भी आप याद रखेंगे कि प्रथम जो गणराज्य था वो हमारा लिच्छवी गणराज्य था, और यह तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्र में था जहाँ 8 वाजी संघ जो थे 8 गणराज्यों से मिलके लिच्छवी का निर्माण हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे कि इसमें 8 गणराज्य शामिल थे और इसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। कौटिल्य के लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया गया है तथा वैशाली की पहचान वसाढ़ नामक गांव से की गई है। तो इसको देखेंगे कि जो कौटिल्य
के अर्थशास्त्र था, उसमें कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य के लिए राज शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग किए हैं और उसकी जो राजधानी वैशाली थी उसके लिए बसाड़ शब्द का प्रयोग किए हैं। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिच्छवी गणराज्य के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो राज शब्दोपजीवी संघ था और वैशाली के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो बसाड़ था। वैशाली नगर का संस्थापक राजा विशाल को कहते हैं। तो ये याद रखेंगे कि जो वैशाली नगर है उसको उसके संस्थापक जो थे उसको हम वो विशाल थे और विशाल को वैशाली नगर का संस्थापक माना जाता है। और वैशाली नगर में एक प्रसिद्ध नर्तकी रहती थी जो आम्रपाली थी और वैशाली राज्य के जो अंतिम राजा सुमति को हम लोग मानते हैं। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है ये इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि वैशाली नगर का संस्थापक विशाल को माना जाता है। वैशाली जो गणराज्य था उसमें आपको आम्रपाली रहती थी, नर्तकी थी और राजा सुमति को वैशाली का जो अंतिम राजा माना जाता है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है और यहाँ के राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पितर निमि विदेह से मानी जाती है। तो यहाँ आपको एक चीज़ और मिल गया कि विदेह राज्य, यहाँ आप याद रखेंगे कि जो विदेह राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है वह यजुर्वेद में किया गया है। और विदेह राज्य जनक जो थे, वो जो सीता जी के पिताजी थे जनक, महाराजा जनक, इनका जो था वर्णन वह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि यजुर्वेद में जो सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में जो था वो विदेह के जनक का उल्लेख मिलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि राजा जनक का उल्लेख कहाँ मिलता है तो वह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है और विदेह राज्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है तो वह यजुर्वेद में मिलता है। वायु पुराण के अनुसार गया में असुरों का राज्य था। तो ये भी प्रश्न बनता है और बन भी सकता है कि असुरों का जो राज्य था गया को किसको, असुरों का राज्य वायु पुराण के अनुसार किसे जाना जाता था तो वह गया था। अथवा ऐसा भी आ सकता है कि गया को असुरों का राज्य कहा जाता था और ये किस में वर्णित है तो वह वायु पुराण में वर्णित है। तो ये भी दो प्रश्न यहाँ से भी आप देख लेंगे। अथर्ववेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि अंग एवं मगध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है तो वह अथर्ववेद था। अथर्ववेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है तथा राजगृह का निर्माण महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया था जो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। तो यहाँ एक बार हम इसको कंक्लूजन में आपको लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ अगर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम अगर बात करें, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें आपको सर्वप्रथम बिहार का उल्लेख मिलेगा, सर्वप्रथम बिहार का उल्लेख मिलेगा तथा इसमें आपको राजा जनक का उल्लेख मिलता है। तो राजा जनक का उल्लेख और बिहार का उल्लेख, यह आपको दो चीज़ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से रिलेटेड है तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में हमको ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है वह आपको कीकट एवं व्रात शब्द का प्रयोग मिलता है। कीकट एवं व्रात शब्द का प्रयोग मिलेगा आपको। यह आपको कीकट जो था वह बिहार वासियों के लिए प्रयोग किया गया था और व्रात शब्द जो मगध के निवासी थे उनके लिए प्रयोग किया गया था। इसका अर्थ पतित होता था। तो आपको ऋग्वेद के भी याद होगा कि ऋग्वेद में जो उल्लेख है बिहार के लिए कीकट और वहाँ के मगध के निवासियों के लिए व्रात शब्द का। उसके बाद हम लोग आते हैं अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेगा अंग एवं मगध जनपद का, जो उस समय हमारे महाजनपद का दो भाग है, अंग एवं मगध, इसका उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिलेगा। तो याद हो गया कि शतपथ ब्राह्मण में बिहार का उल्लेख एवं राजा जनक का उल्लेख, ऋग्वेद में आपको कीकट एवं व्रात शब्द का प्रयोग, अथर्ववेद में अंग एवं मगध का प्रयोग तथा वायु पुराण में यह कहा गया है कि जो गया जो क्षेत्र था वह असुरों का क्षेत्र है, ऐसा माना जाता था यजुर्वेद के वायु पुराण के अनुसार। तो ये भी याद रखेंगे कि वायु पुराण आपको बताता है कि गया में असुरों का संग था। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो असुर होते हैं वह हवा, मतलब हवा से भी तीव्र चलते हैं, जिसे भूत पिशाच को भी हम लोग एक असुर बोलते हैं। तो हम लोग के गाँव के भाषा में बोला जाता है कि हवा, गलत हवा बह रहा है या हवा बहुत धीरे धीरे बह रहा है, हवा भी बहता है तो डर लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं कि असुरों का जो उल्लेख था वह वायु पुराण में था। और जो यजुर्वेद था उसमें आपको राजा विदेह का जो उनका राज्य जो था विदेह राज्य जनक का, उनका उल्लेख मिलता है। और इस विदेह राज्य का जो संस्थापक या शुरुआत माना जाता है वो इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह को माना जाता है। तो ये भी याद हम लोग रखेंगे। अब हम प्रवर्ती गुप्त, उत्तर गुप्त, मगध गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी आपको
प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। सर्वप्रथम इसके संस्थापक और इसके अंतिम शासक के बारे में जरूर पूछता है। तो याद रखेंगे संस्थापक जो थे वो कृष्णगुप्त थे और अंतिम जो शासक थे वो जीवितगुप्त थे। तो इसको हम लोग याद ऐसे रख सकते हैं कि कृष्ण भगवान का ना आदि है ना अंत है, वो परवर्त हैं, मतलब वो पर्वत के उस पार रहते हैं और उनका ना आदि है ना अंत है, कोई नहीं देखता है। तो परवर्ती गुप्त काल के संस्थापक कृष्ण भगवान और उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है, इसलिए अंतिम शासक भी जीवित गुप्त हैं। तो इस प्रकार से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी ले लेते हैं। इसमें परवर्ती गुप्त शासकों ने बिहार के कुछ हिस्सों पर मौर्यों का भी शासन रहा। इस समय गौड़ जो बंगाल के राज्य में शासन कर रहे थे, उसके एक शासक जो था शशांक, उसका जो बिहार के बहुत सारा क्षेत्र था, बिहार का जो ये आपको नीचे वाला दक्षिण का जो क्षेत्र है, ये आपको इस क्षेत्र में जहाँ पे आपको गया, मुंगेर और औरंगाबाद इस साइड का जो क्षेत्र आपको मिलेगा, इस पे आपको शशांक का अधिकार हो गया था। और यहाँ पे गया में जो बोधि वृक्ष था, इसको शशांक ने कटवा दिया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि परवर्ती गुप्त काल के समय ही शशांक ने बिहार के दक्षिण भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था तथा उस समय के जो बोधि वृक्ष था वह उसको कटवा दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा अगर इससे एक प्रश्न और पूछता है, तो अगर आपको क्षेत्र याद हो गया कि हाँ जो दक्षिण जो क्षेत्र है, गया का क्षेत्र है, नालंदा का रोहतास, ये रोहतास हो गया, ये गया हो गया, यहाँ नालंदा हो गया। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से आपको अगर उसका शासन स्थापित हुआ था तो वहाँ से इसका प्रमाण उसका सिक्का है। तो अगर पूछ दिया कि जो शशांक राजा था उसका सिक्का बिहार के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, तो वह आपको बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, गया, नालंदा तथा रोहतास के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त होता है। इसके एक राजा थे आदित्य सेन, इसके बारे में हमको जानना चाहिए। आदित्य सेन, जब यह परवर्ती गुप्त शासन चल रहा था, तो परवर्ती गुप्त शासन के समय बिहार के अनेकों भागों में अनेक राजाओं के द्वारा इसको अधिकार कर लिया गया। जैसे यहाँ आपको देखने को मिलेगा शशांक के क्षेत्र को शशांक इसको जीत लेता है, और इस जो ऊपर का जो ये क्षेत्र था, जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र था और तिब्बत से, इस पर तिब्बत का कब्जा हो जाता है और बहुत ही अधिक क्षेत्रों पर तिब्बत कब्जा कर लेता है। जिसके बाद जो परवर्ती गुप्त शासक थे आदित्य सेन, इनका नाम आप भूलेंगे नहीं, हमेशा इस सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि आदित्य जो सेन थे, आदित्य सेन, इन्होंने तिब्बत का जो आधिपत्य बिहार पे हो गया था और इसकी प्रभुसत्ता को बिहार में चुनौती आदित्य सेन ने दिया था और तथा इनको खदेड़ कर तिब्बत वापस कर दिया था। तो वह कौन ऐसा राजा था जो बिहार से तिब्बत के जो प्रभुसत्ता को ललकारा था तथा उनको खदेड़ बाहर कर दिया था? तो वह आदित्य सेन था, जो परवर्ती गुप्त काल का एक बहुत महान शासक था। तो आदित्य सेन का नाम हम लोग नहीं भूलेंगे, इनका भी हम लोग याद रखेंगे। ह्वेन-सांग ने 6 वर्ष तक नालंदा में अध्ययन किया तथा ईत्सिंग 670 में नालंदा में आया था। तो यह परवर्ती गुप्त काल के चरण में ही ह्वेन-सांग नालंदा आता है तथा ह्वेन-सांग के समय वह 6 साल नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है और इसी के समय ईत्सिंग भी 670 में नालंदा आया था और नालंदा का भ्रमण किया था। तो ये भी याद रखेंगे, इसको हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक में डिटेल जानकारी इससे ले लेंगे। और परवर्ती गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वह जीवितगुप्त था, ये आपको याद हो गया होगा, जिसको कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने वध कर दिया। और इसके बाद आपको वर्धन वंश, इस समय हर्षवर्धन तथा ये इनका काल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी याद हम लोग रखेंगे। अब हम लोग आते हैं मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में। तो मिथिला के जो कर्नाट वंश थे, इसके सवाल हमेशा आता है। यह मिथिला जो क्षेत्र था वो आपको यह बिहार के आपको मधुबनी और इधर आपको जो नेपाल के साइड सटा हुआ जिला है, जो अपना सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। अगर ये मेरा बिहार है तो ये जो क्षेत्र था यह आपको मिथिला क्षेत्र कहलाता था और इस क्षेत्र पे कर्नाट वंश का शासन हुआ, जिसके संस्थापक नान्यदेव थे। और नान्यदेव का जो पुत्र गंगदेव था, यह सिमरावगढ़ इसकी राजधानी थी। तो यहाँ से 2 प्रश्न। कर्नाट वंश का जो क्षेत्र था वह मिथिला का क्षेत्र था, जिसके संस्थापक नान्यदेव थे तथा इसकी राजधानी जो थी वह सिमरावगढ़ थी। जब बख्तियार खिलजी ने बिहार में अभियान किया था तो कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था और उसे नजराना देकर संतुष्ट कर दिया। इसने बख्तियार खिलजी के साथ युद्ध नहीं किया, उनके साथ हाथ मिला लिया तथा उनको जो भी बख्तियार खिलजी को लूटना था उसको लूटने में या उसमें कोई रोक टोक और बाधा बनने का कोशिश नहीं किया। तो यह सवाल पूछता है कि कर्नाट वंश के शासक उस समय कौन थे जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था? तो याद रखेंगे कि उस समय बख्तियार खिलजी के समय जो कर्नाट वंश के शासक थे वो नरसिंह देव थे। तिब्बत यात्री धर्मा स्वामी ने तिरहुत के क्षेत्र में तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के असफल सैनिक अभियानों की चर्चा की है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि जो तुगरिल तुगान खां थे, उनके जो असफल सैनिक अभियान है, इसकी चर्चा हमको या इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो उस समय एक तिब्बत का यात्री बिहार भ्रमण पे आए थे, वो धर्मा स्वामी थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि धर्मा स्वामी के द्वारा तिब्बत जो तिरहुत का क्षेत्र था,
तिरहुत के क्षेत्र पे आपको तुगरिल तुगान खां के सैनिक अभियान के जानकारी मिलती है, जो असफल सैनिक अभियान था। तो इसकी जानकारी हमको धर्मा स्वामिनी के जो उनकी बुक है और उनके द्वारा हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो ये भी याद रखेंगे। इसके अंतिम जो शासक थे वो हरि सिंह देव थे। तो हरि सिंह देव से 2-3 प्रश्न आपको आता है। एक तो कि यह कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे हरि सिंह देव, तथा यह महान समाज सुधारक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये भी याद रखेंगे कि कर्नाट वंश का वह कौन-सा शासक था जो बहुत ही महान समाज सुधारक था, तो वह हरि सिंह देव था, तथा यह कर्नाट वंश का अंतिम शासक भी था। और यह जब शासन कर रहा था तो उस समय दिल्ली पे तुगलक वंश का शासन था, और उस समय गयासुद्दीन तुगलक बंगाल और बिहार विजय के आकांक्षा से आपको आया था। यह आपको 1421-22 के आसपास का कोई समय था, डेट हमको याद नहीं है, लेकिन इसी समय आपको गयासुद्दीन तुगलक का अभियान होता है बंगाल अभियान में, जहाँ पे उसके बाद से आपको बिहार पे तुगलकों का पूरा आधिपत्य हो जाएगा। उसके बाद से बिहार आपको यह कर्नाट वंश का भी समाप्ति हो जाता है। तो और जब यह गयासुद्दीन तुगलक बिहार पे आक्रमण करता है तो उस समय हरि सिंह देव अपने साम्राज्य को छोड़ के नेपाल भाग जाता है। तो ये भी प्रश्न आता है कि जो हरि सिंह देव थे या गयासुद्दीन तुगलक के अभियान के समय कर्नाट वंश का कौन सा शासक था? हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। यह कर्नाट वंश के शासकों में महान समाज सुधारक शासक के रूप में प्रख्यात था, तथा इसके समय मैथिली जो बिहार के मिथिला क्षेत्र, जो इस समय आपको पता है कि यह जो कर्नाट वंश का जो शासन ही था वो मिथिला क्षेत्र में था, और इसी के समय मिथिला जो मैथिली समाज है और मैथिली जो अलग से एक समाज का तैयार हुआ, वह इसके समय ही तैयार होता है। तो मैथिली समाज का विकास भी सर्वाधिक हरि सिंह देव के समय होता है। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। यहाँ छोटा-सा एक कर्नाट वंश के बाद वैनवार वंश आता है। इससे एक प्रश्न आता है कि जो हमारे कवि विद्यापति थे, उनके संरक्षक कौन थे? तो शिव सिंह थे, और यह शिव सिंह आपको वैनवार, या इसको आप वैनवार वंश कहिए, इनके शासक थे। तो यह प्रश्न पूछता है कि जो कवि विद्यापति थे, उनके संरक्षक के तौर पे शिव सिंह, वैनवार वंश के शासक शिव सिंह उसी समय समकालीन थे। तो ये प्रश्न भी आता है। और आपको याद रखना है कि विद्यापति का जो रचना है वो कृतिलता है। तो कृतिलता किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है। थैंक यू दोस्तों। इसके अगले वीडियो में हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास के बारे में जानेंगे, और उसके बाद धीरे-धीरे करके हम लोग करंट बिहार से रिलेटेड जितने भी करंट का टॉपिक है उसको देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।